कोई तन ढकने को चलता था तो तन ही बिकने लगता था। जब कोई पेट पालने चलता था तो कोई पेट में पलने लाल था चंपारण का। उसकी कहानी क्या बताऊं, जिस चंपारण का बचपन भूखा था, फिर उसकी जवानी क्या है। चलत अटे गोली दना दन भैया, कहे चलत अटे गोली दना दन भैया। केहू के सैया मरल, केहू के भैया मरल, केहू के मिट गई ले लाल रतन भैया। कहे चलत अटे गोली दन। खेत में नहीं जा सकता, दुकानदार दुकान नहीं खोल सकता, स्कूल के शिक्षक नहीं आ सकते, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं, या तो लौटेंगे उनके मुताबिक, अगर धन नहीं दिया तो मार दिए जाते थे। चारों तरफ अंधेरा था, कहीं कोई किरण नहीं दिखाई, और उतनी बड़ी क्रूरता तो किसी ने देखी ही नहीं होगी जो क्रूरता उस समय उन लोगों का था। नमस्कार, प्रणाम, मैं रत्नेश कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा भरोट 2.0। आज हम बिहार की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आप लोग हैरान हो जाइएगा। जब 1990 का जब दौर था, जिस समय आरजेडी की सरकार थी बिहार में, और उस समय जो अपराधियों का जो कहर था चंपारण में, खास करके बिहार के चंपारण में उस समय धमाल मचा रहा था, एक चरम सीमा पार कर रहा था अपराधियों के द्वारा। उस समय बिहार के चंपारण में, जो कि मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था पूरे भारत में, उस समय एक इंसान भगवान के रूप में चंपारण के लोगों के साथ खड़े हुए, जिनका नाम आप लोग भली भांति जानते होंगे, जिनका नाम बद्री पांडे है, और मेरे साथ ये उपस्थित है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो दौर कैसा था, और उस समय जो लोग थे, जो जनता था, वो जब 4 बजता था शाम, तो उस समय अपने घर से निकलना उन लोगों का मुश्किल हो जाता था। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये उस समय अपने लाठियों के दम पर इन्होंने उस डाकुओं को भगाने का काम किया था, और गांव में जाकर हर एक पंचायत में इन्होंने एक संगठन बनाया था लोगों के द्वारा। और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये उस दौड़ को कैसे देखते थे और इस दौड़ को कैसे देखते हैं। सबसे पहले चाचा जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जब 1990 का तब दौर था, जिस समय अपराधियों का कहर चंपारण में मच रहा था, उस समय आपने एकलौते अपने दम पर अपराधियों को भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। क्या दौर था उस समय, थोड़ा दर्शकों को बताइए। सवाल तो आपका बहुत ही मार्मिक है और ऐतिहासिक भी है जी। वह दौर था जी कि कोई तन ढकने को चलता था तो तन ही बिकने लगता था। जब कोई पेट पालने चलता था तो कोई पेट में पलने लगता था। ये हाल था चंपारण का। उसकी कहानी क्या बताऊं, जिस चंपारण का बचपन भूखा था, फिर उसकी जवानी क्या होगी। ये था हालत चंपारण का 1990 में। चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी, कहे चलत अटे गोली दना दन भैया, कहे चलत अटे गोली दना दन भैया। केहू के सैया मरल, केहू के भैया मरल, केहू के मिट गई ले लाल रतन भैया। कहे चलत अटे गोली दना दन भैया। ये प्रश्न चारों तरफ से आ रहे थे। लगता था दिन में उजाला ही नहीं है। खेतिहर खेत में नहीं जा सकता, दुकानदार दुकान नहीं खोल सकता, स्कूल के शिक्षक नहीं आ सकते, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते। चारों तरफ किडनैपिंग, चारों तरफ हत्या, चारों तरफ दुराचार। शीशम आपका उनके लोगों का था, उन डाकुओं का था। भैंस आपकी उनकी थी, गाय आपकी उनकी थी, धन आपका उनका था। किडनैप करके ले गए, या तो लौटेंगे उनके मुताबिक, अगर धन नहीं दिया तो मार दिए जाते थे। चारों तरफ अंधेरा था, कहीं कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी। कोई न्याय नहीं था, कोई इंसाफ नहीं था। जाएं तो जाएं कहाँ, सुनने वाला कोई नहीं था, देखने वाला कोई नहीं था। पुलिस थाने के सामने से अपराधी जाते थे, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रशासनिक कार्रवाई शून्य थी। सोचिए उस स्थिति में जीना कितना दुर्लभ होगा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन पुरानी बातों को याद करके। आज़ाद देश गुलाम था, बिल्कुल ही गुलाम था, और उतनी बड़ी क्रूरता तो किसी ने देखी ही नहीं होगी जो क्रूरता उस समय उन लोगों का था।
पहले बड़े लोगों पर हाथ डाला गया, जी फिर मध्यम लोगों को पर हाथ डाला गया, फिर उसके बाद जो सामान्य और छोटे मजदूर थे उनका मुर्गी, मुर्गा, थाली, लोटा, बान बेटियों की इज्जत सब चीज़ नीलाम हो रहा था सरेआम। एक एक गांव में 10-10 गैंग्स बैठते थे। मेरे ही गांव की कहानी है, 16 बच्चे उठ किडनैप किए गए 16 बच्चे छोटे छोटे, और कोई गरीब का बच्चा था, कोई मध्यम वर्गीय था, कोई सेठ साहूकार थे, उनके बच्चे उठाए गए और ले जाकर उनसे प्रताड़ित करना शुरू किया उन लोगों ने। और जब यह सूचना मिली हम लोग उस पर भिड़े तो फिर उनको वापस लाए। बड़ी बुरी हालत में उनका ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। तो वो उस अंधेरे को जब आदमी देखता है तो नादिर शाही का ज़माना याद आ जाता था। नादिर शाह दुर्रानी का नाम ऐतिहासिक नाम है, जब वो इस देश को लूटने आया था। उस समय की स्थिति, पृथ्वीराज की वह लड़ाई याद आती है जब गोरी उनको 17वीं बार निरस्त कर दिया था और अपने यहाँ ले जाके उनकी आँखें निकाल ली थी। वो ज़माना इतिहास के पढ़ने वाले हमारे जैसे छोटे छोटे लोग जब याद करते थे, फिर कैसे चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज अपने आप को बचा के मर तो गए दोनों, लेकिन गोरी को भी जीवित नहीं रहने दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुको चौहान, और शब्दवेदी बाण से उन्होंने मारा और हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा किया। अब सोचिए कि उनके बाद से जो देश गुलाम हुआ, आज भी हम लोग उसी स्थिति में हैं। ऐसी बात नहीं, कागजी स्वतंत्रता तो जरूर है लेकिन आज जो आप हमसे साक्षात्कार कर रहे हैं, कितनी मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता। किन किन मजबूरियों से आप लोगों का साक्षात्कार लेकर के और प्राचीन इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को फिर से जागृत करने की कोशिश है आपकी। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे अकिंचन और गरीब से भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं। यह आपकी सामाजिक विकास की एक सबसे बड़ी कड़ी है। धन्यवाद। चंपारण के सभी लोग जानते हैं आपको कि आप कितने बड़े शख्सियत हैं, कोई भूला नहीं है, और आपका नाम अमर है चंपारण में। लोग तो ये भी कहते हैं कि एक आपके नाम से पूरे जो डाकू थे वो आपके नाम सुनते ही अपना रास्ता बदल लेते थे। ये कितना सच्चाई है इसमें? आपने सुना है और हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने किया है। जहाँ तक मेरे नाम की बात है, छोटा सा नाम है बद्री, इसलिए सभी लोग याद करते हैं। वर्षा नहीं हो तो गाली सुनता हूँ, वर्षा ज़्यादा हो जाए तो गाली सुनता हूँ, वर्षा रिमझिम हो जाए, पाके पंखिल हो जाएं तब भी गाली सुनता हूँ। उसी गाली में आशीर्वाद है। फिर भी मेरे ही तरफ लोग ताकते रहते हैं कि कब वर्षा होगी। आज की स्थिति में जो चंपारण की हालत है खेती और खेतिहरों की, इससे आप परिचित हैं। और उस समय में भी जब यह तय हो गया देश के आन पर जान कुर्बान है, हो पग न पीछे हटे दम निकलता रहे, जब तक मिनी चंबल के नाम को उस रिकॉर्ड से रब नहीं कर दिया जाए तब तक अनाज नहीं खाऊंगा। और ये व्रत लेकर के मैं आगे बढ़ा था। मैं चला था बस अकेले, जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और आज यह मिनी चंबल से फिर से पुनः चंपारण की तरफ लौटा है। यह आप लोगों की दृष्टि में होगा या नहीं मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो मेरा दायित्व था, ईश्वर ने जिस काम के लिए मुझको भेजा था, मेरे माता पिता ने जो संस्कार दिए थे, उसके आधार पे एक एक बूंद शरीर का अगर देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए, जिला के लिए, राज्य के लिए मिट जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कोई नहीं हो सकता। मेरे ऊपर कई अटैक्स हुए लेकिन मैं मारा नहीं गया, जीवित लौटा और उन्हें मार के लौटा या उन्हें सरेंडर कराया। तब जाकर के परिस्थिति कुछ सामने आई। साथ ही साथ मेरे इस कार्य से प्रभावित होके इस देश के सबसे बड़े व्यक्तित्व एस एन सुब्बा राव जी जब जाने तो वो अपने
नेशनल यूथ प्रोजेक्ट को लेकर हमारे पास आए और हम शिविरों के माध्यम से लोगों को जागृत करते चले गए। वो ज़माना था कि जब हम लोग बोलते थे और चलते थे तो मुर्दे भी बाहर निकल करके कहते थे मेरे को भी साथ ले चलो, मैं यहाँ पर पड़ा हूँ, यहाँ में कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए आप तो कम से कम सुनो। अगर उन लोगों की कमी हो तो हम मुर्दे आपके साथ चलेंगे और उनसे लड़ेंगे, और वो सिद्ध करके दिखा दिया। जिस दिन आप प्रण लिए थे और उस दिन आप अकेले निकले थे घर से, उस दिन आपके परिवार के साथ अगर कुछ हो जाता, आपको कुछ हो जाता, तो फिर आपका परिवार को कौन देखता? उस समय आपके दिल में थोड़ा सा भी डर नहीं लगता था कि उस समय का जो दौर था, उस समय हर किसी के दिल में एक अपराधियों का भय, खौफ पैदा रहता था कि उस समय कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। उस दौर में आप अकेले निकले और अकेले और अपने लाठियों को दम पर उस डाकुओं से लड़ने का प्रयास किया। कितना आपको 1% भी आपके दिल में थोड़ा सा भी डर नहीं था कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे परिवार को कौन देखता, फिर मेरे गांव नगर को कौन देखता, समाज को कौन देखता? शायद तुलसीदास का वह रामायण की वो पंक्ति आपको याद होगी, जब माँ कौशल्या के पास राम गए थे मिलने के लिए, विदा लेने के लिए, तो कौशल्या ने कहा था कि मेरे से क्यों कहते हो, सीता से कहो जी, और सीता से आज्ञा मांगो कि तुम वनवास जा रहे हो। सीता ने कहा था आपके माता पिता ने वन जाने का आदेश दिया है, और जब आप अग्नि के 7 फेरे ले रहे थे उस समय मेरे माता पिता ने आपके साथ रहने के लिए आदेश दिया है। जियबिन देह नदी बिन वारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, सबों ने यही कहा, सब हम लोग मरने ही के लिए आए हैं और आपके तरफ लोग देख रहे हैं। वैसी स्थिति में हमें बहुत खुशी होगी कि लड़ाई के मैदान से जब आप लौटें तो या तो विजय लेके आएँ, नहीं तो आपकी शहादत हो, ये हम लोगों के लिए खुशी होगी। माँ कहती थी दूध पिलाने का कर्ज चुक जाएगा, पिताजी कहते थे कि जन्म देने का कर्ज चुक जाएगा, और मेरी पत्नी कहती थी हम केवल मुझे मत देखिए बल्कि उन विधवाओं को देखिए जिनके पति छीन लिए गए। हमारी बहनें कहती थी कि उनको देखिए जिनके भाई छीन लिए गए। वैसे स्थिति में कोई भी इस संस्कार में जन्मा हुआ बेटा या बेटी अपने आप को रोक नहीं सकता है। इसलिए हमें आगे चलने में भय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चाहे जो भी परिस्थिति आए उसको बहुत धैर्य के साथ लड़ने में आनंद आता है। इसलिए कि मैं ऐसे माता पिता का पुत्र हूँ जो देश की आज़ादी की गर्म दल या नरम दल हो, सब में साथ रह के उतनी बड़ी यातनाएं सहसा करके भी देश को आज़ाद करा दिया। आपके जो युवा है चाचा जी, वो लोग जानते हैं कि जब नीतीश कुमार की सरकार बनी 2005 में, तो उनकी सरकार बनी तो उस समय अपराधियों का जो कहर था वो कम होता गया। लेकिन हम लोग के दादाजी बताते हैं कि उस समय जब नीतीश कुमार की सरकार बनी 2005 में, उससे पहले एक अकेला बद्री पांडे जी 80% जो मिनी चंबल के नाम से जाना जाता है चंपारण को, तो 80% डाकुओं को उन्होंने खदेड़ चुके थे। उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उसमें थोड़ा राहत बनी। इसमें कितनी सच्चाई है? आप स्वयं सच्चाई को व्यक्त कर चुके हैं जी। उस समय हम लोगों का नारा था जंगल राज मिटाना है जी, नया चंपारण और नया बिहार बनाना है, और मिनी चंबल के नाम को समाप्त करना है। जियो तो उस जवानी की और उस मर्दानी की याद इतिहास में अंकित हो। अब चलो अपने बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए खेती और बेटी बचा लोगे तो सब कुछ तुम्हारा अपना होगा। और उस समय यही महसूस हुआ। मुझे कहना नहीं चाहिए, छोटी मुँह और बड़ी बात होगी। राजनीति में दूसरे की चीज़ ले लेने की, छीन लेने की, और उस वाक्यांशों को जो स्लोगन्स बनाए गए थे वो व्यवस्था हुई। माना कि नीतीश जी एंटी क्रिमिनल्स उस समय होंगे, रहेंगे भी होंगे, और उनका शासनकाल भी अब आप लोगों के सामने है इतने वर्षों से, तो करता कोई और है और नाम किसी और का हो जाता है। इसके लिए खुशी है कि बहाना कोई भी हो, लेकिन मेरा तो मतलब है चंपारण को मिनी चंबल से आज़ाद करना। बस। उस समय जब आप
चंपारण को मिनी चम्मच से आज़ाद कराए थे, तो उस समय तो पूरे चंपारण नहीं पूरे बिहार के लोग आपको जानते थे, तो आपने राजनीति में कदम क्यों नहीं रखा, चुनाव क्यों नहीं लड़ा? उस समय तो आपको सारे लोग सपोर्ट करते थे, तो उस समय का हमारे साथ एक संकल्प है। जी जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ उसके अध्यक्ष का नाम, फाउंडर का नाम नेहरू जी के ज़माने से लेकर इंदिरा जी तक सब उन्हें जानते थे, मानते थे। उनका कहना था कि यदि सामाजिक कार्यों में आए हो तो पद की लालसा, किसी भी तृष्णा से वंचित रहना होगा और ये प्रयास करना होगा कि जब तक जन जन सुखी नहीं हो जाएं तब तक तुम्हारी आकांक्षाओं में उसी तरह से आग लगी रहनी चाहिए, उसको धधकते रहना चाहिए और वो मसाल बन जाए, मिसाल बन जाए, ऐसा प्रयास करना। बनाना सबसे बड़ी बात है और बनना सबसे निष्क्रिय कार्य है। जो बनाता है वही जीवित रहता है और जो बनता है कुछ देर के लिए तो उसमें सुख सुविधाएं या आत्मिक संतुष्टि मिलती हो या नहीं मिलती हो, वह क्षणिक होता है। आज के राजनेताओं को जो अवसरवाद के चलते पदों पर पहुँचे हैं, बड़े सम्मान उनको मिल रहे हैं, गाड़ियों का काफिला चलता है, पुलिस उनकी अभिरक्षा में रहती है, जैसे ही अपदस्थ होते हैं सड़क पर उनकी क्या हालत होती है उसे आप पत्रकार लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए हमको ये बताया गया था कि बनाओ बनो मत, जी उसी धर्म का पालन करना पड़ा है। और जब हमारा अधिवेशन हुआ था बेंगलोर में, उस समय यही प्रश्न पूछा गया था और मैंने प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक चंपारण का मिनी चंबल का नाम नहीं मिट जाता है तब तक मैं अनाज नहीं खाऊंगा। और मैं 12-13 वर्षों तक अनाज नहीं खाया और व्रत लिया और उसी पानी पर और जूस पर रह गया। आज भी आपके सामने खड़ा हूँ। आपने कृपा की हमसे बात करने के लिए, आपको धन्यवाद जी। और मेरा लास्ट सवाल है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, मेरा लास्ट सवाल है कि आज अपने देश का स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत के युवाओं को आप प्रकाश डालिए, भारत के युवाओं पर क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? आज हमारा देश जिस नेतृत्व के माध्यम से जी आगे बढ़ रहा है जी और जिस स्थिति में हम विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं, आज भारत युवा पीढ़ी के साथ जवान भारत के नाम से जाना जा रहा है। जी बस इतना ही कहूँगा कि देश के आन पर जान कुर्बान हो, पग न पीछे हटे, दम निकलता रहे। भारत श्रेष्ठ, भारत श्रेष्ठ, भारत श्रेष्ठ का मंत्र अगर युवाओं में आ जाएगा तो आज का नेतृत्व तो भले ही कहता हो कि मैं बहुत जल्द तृतीय वित्तीय शक्ति बन जाऊंगा, लेकिन ये भावना यदि आई तो सर्वांगीण विकास होगा और जिस तरह से भारत पौराणिक देश है उसी स्थिति में चला जाएगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ मिल जाएंगे और तब हम उन मनीषियों की तरह से, उन ऋषियों की तरह से हो जाएंगे जो रण क्षेत्र में जिनके कंधे पर तुरीण हुआ करता था और मुख में वेद वाक्य होता था। भारत उसी स्थिति में आ जाएगा और विश्व गुरु बन जाएगा। भारतीय नौजवानों को ऐसे सोचने के लिए सोचना पड़ेगा और इस देश को बचाने के लिए अपने आप को आहूत करना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आज की युवा पीढ़ी से कि अपना सब कुछ मिट जाए, हम मिट जाएं तो मिट जाएं, ये तिरंगा और यह देश रहना चाहिए। बस यही कल्पना है, यही संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। आपकी कृपा हमारे ऊपर हुई। हमारे जैसे सड़क छाप आदमी से आपने इंटरव्यू लिया और हमें अपना समझा, एक विगत इतिहास को आपने दोहराने का मौका दिया और संस्मरणों में लोगों को फिर से लाने की कोशिश की। इसके लिए आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी यह जो क्रियाशीलता है अगर जन जन तक के पहुंच जाए, उनके दुख दर्द में आप शरीक हो जाएं, तो आप ही हम गरीबों के मसीहा हैं। इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ।
चंपारण के लोगों के लिए तो चाचा जी आप भगवान हैं और आपका नाम और अमर रहेगा जब तक ये धरती रहेगी और जब तक भारत देश रहेगा, जब तक ये बिहार राज्य रहेगा और जब तक चंपारण रहेगा, इस चंपारण में आपका नाम बद्री पांडे जी का नाम अमर रहेगा, सदा अमर रहेगा। आप देख सकते हैं बिहार के सबसे बड़ा समाज सेवी हमारे साथ बद्री पांडे जी थे। इनके नाम सुनकर जो डाकुओं थे उनको दिल में खौफ पैदा हो जाता और उन्होंने अपना रास्ता बदल लेते थे कि भागो भाई, बद्री पांडे आ रहे हैं और उनका टीम आ रहा है। मेरे साथ वही थे। और बाकी आप बिहार के इतिहास, चंपारण की इतिहास आप लोग से भूला नहीं है। बाकी बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए ऐसे ही ऐसे पुरानी इतिहास को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा लोग। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।